आप जैसे ही कई माता-पिता ने हमसे अपने विचार और प्रश्न साझा किए हैं। ये सारे पेरेंट्स उस समय वैसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे थे, जो कि आज आप महसूस कर रहे हैं। इन प्रश्नों को सुनकर आपको महसूस होगा कि ये सारे प्रश्न आप ही के प्रश्न हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर हमारे दोनों विशेषज्ञ डॉक्टर अमित किशोर और फातिमा से जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पहला सवाल फातिमा से है। फातिमा, अगर शिशु को कोई चोट पहुंचती है तो माता-पिता को वह तुरंत पता चलता है। परंतु अगर शिशु को सुनने में तकलीफ हो तो कई बार माता-पिता को इसे पहचानने में काफी समय लगता है। इसलिए यहाँ उपस्थित माता-पिता ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के सुनने की जांच वे किस उम्र में कर सकते हैं। आशीष, मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चे की सुनने की जांच बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही हम कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम है, मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी 3 अस्पताल में चलाती हूँ, जहाँ पे 24 घंटे के अंदर बच्चे का हियरिंग इवैल्यूएशन हो जाता है। और अभी तक अगर ये हम वक्त पे कर देते हैं, तो अगर बच्चा ये हियरिंग टेस्ट को पास कर लेता है, तो माता-पिता एकदम संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे बच्चे में कोई दोष नहीं है। और अगर ये बच्चों में कोई दोष पाया जाता है, तो उन्हें सही उपचार करने का वक्त मिल जाता है। और मैं यहाँ एक और पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी कि जब आप अपनी डिलीवरी के लिए आप जाते हो, माएँ स्पेशली, तो वहाँ पे अगर ये प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे नवजात शिशु की जाँच हो रही है, तो प्लीज़ अपने बच्चे की जाँच ज़रूर करवाइए। उससे डरिए मत, क्योंकि ये बहुत ही आसान एक प्रोसेस है और बच्चे को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है और बच्चे की जाँच हो सकती धन्यवाद फातिमा। तो पेरेंट्स, जैसे कि हमें अभी फातिमा ने बताया कि बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही हम उसकी सुनने की जांच कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अमित किशोर से है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित कई माता-पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे 3 साल की आयु के हो चुके हैं। तो ये सभी माता-पिता हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका बच्चा 3 साल का हो गया है, तो क्या उन्हें काफी देर हो गई है? और क्या इस आयु में भी कॉक्लियर इम्प्लांट कराने से उनके बच्चे को लाभ मिल सकता है? देखिए, कृपया ये मत समझिए कि बहुत देर हो चुकी है। हाँ, ये सही है कि आदर्श समय बचपन का शुरुआत में ही होता है, परंतु आप अब भूतकाल में या पास्ट में जाके कुछ बदल तो सकते नहीं। आप अब वर्तमान में हैं और भविष्य आपके हाथ में है। तो इस स्थिति में तुरंत कदम उठाएं। देर से कॉक्लियर इम्प्लांट कराने से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर थेरेपी में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आप अपने चिकित्सक से जल्द ही संपर्क करें। जो हो गया वो हो गया है, अब हम आगे और समय ना गवाएं। तो यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स ने ये तो सुना ही होगा कि कल करे सो आज करे और आज करे सो अब। जैसे डॉक्टर अमित किशोर ने हमें बताया कि 3 साल की आयु हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अब इम्प्लांट कराने से लाभ नहीं हो सकता। परंतु अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम बिना कोई समय गंवाए तत्परता से अपने चिकित्सक से मिलकर अगली कार्रवाई सुनिश्चित करें। डॉक्टर अमित किशोर, अर्ली इंटरवेंशन मतलब जल्द से जल्द कॉक्लियर इम्प्लांट करने से होने वाले फायदों को यहाँ उपस्थित सभी माता-पिता अच्छे से समझ चुके हैं। परंतु जब बच्चे की आयु कम होती है, तो घर के बड़े बुजुर्गों को सर्जरी का काफी डर लगता है। उन्हें लगता है कि कॉक्लियर इम्प्लांट ये काफी मुश्किल सर्जरी है। ऐसे में यहाँ उपस्थित माता-पिता को ये जानना है कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से उनके शिशु को किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं? जी आशीष जी, ये आपका सवाल बहुत ही सही है और अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि जाहिर है कि सर्जरी से सबको खौफ होता है।
और खासकर बच्चों की सर्जरी में तो होता ही है। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि बच्चों की सर्जरी में कई चिकित्सक शामिल होते हैं। पीडियाट्रिक ईएनटी सर्जन तो हैं, उनके साथ पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी के डॉक्टर, ऐसे सारे डॉक्टर हैं जिनकी एक टीम होती है और टीम की जिम्मेवारी है कि सारी आवश्यक जांचें करने के बाद ही आपके बच्चे की सर्जरी की तैयारी करेंगे। पीडियाट्रिक ईएनटी सर्जन बच्चों के कान की सर्जरी में काफी अनुभवी होते हैं और कॉक्लियर इम्प्लांट एक कान की सर्जरी ही मानी जाती। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका बच्चा एक अनुभवी टीम में सुरक्षित। विकसित देशों में और हमारे अपने अनुभवी प्रोग्राम्स में हम 6 महीने 8 महीने के बच्चों में दोनों कानों में एक ही साथ इम्प्लांट कराने की सर्जरी आराम से कर लेते। तो इस विषय में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धन्यवाद डॉक्टर किशोर। यह जानकर कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कई देशों में 3 से 6 माह की आयु में ही हो जाती है, यहाँ उपस्थित सभी माता पिता को काफी प्रोत्साहन मिला होगा। उनका शिशु आप जैसे चिकित्सकों के कुशल हाथों में है और इसीलिए अब वे बिना डरे कॉक्लियर इम्प्लांट कराने का निर्णय ले सकते हैं। मेरा अगला सवाल फातिमा से है। हम आज सभी कोविड पैंडेमिक की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिसमें हर क्षण संक्रमण का डर बना रहता है। ऐसे में अगर हमें शिशु के श्रवण दोष का पता चलता है, तो हमने क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ आशीष, ये आज का काल जो है हमारे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो जब हमें पता लगता है कि मेरे बच्चे में श्रवण दोष है, तो हमें वो समय न गवाए हुए हमारे नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करना। ये ध्यान में रखना है कि हमें कोई समय नहीं गवाना। आजकल ये काल में बहुत सारे चिकित्सक ऑनलाइन ज़ूम पे अपने कंसल्टेशंस करते हैं। तो ये भी आप जांच कर सकते हो और जिनके साथ आपको संपर्क करना हो, आप पता लगा सकते हो कि क्या वो ऑनलाइन आपसे कंसल्टेशन लेंगे। तो मुद्दा यही है कि बिना कोई समय गवाए आपको अपने चिकित्सक से कॉन्टैक्ट। धन्यवाद फातिमा। कई पेरेंट्स ने हमसे ये भी पूछा है कि कॉक्लियर इम्प्लांट का निर्णय लेने के बावजूद कई बार किन्हीं कारणों से ये सर्जरी होने में समय लगता है। कई बार इसमें 6 महीनों से 1 साल तक का समय भी निकल जाता है। ऐसे में श्रवण यंत्र या कान की मशीन पहनना कितना उपयुक्त है? यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी से पहले कितना भी समय हो, आपको अपने बच्चे को श्रवण यंत्र पहनाना, हियरिंग एड पहनाना बहुत ही जरूरी है। इसका क्यों जरूरी है? पहले तो ये है कि बच्चे को जब श्रवण यंत्र लगता है, तो उसको आवाज की थोड़ी बहुत तो पहचान डेफिनेटली होती है। रिसर्च ने ये बताया है कि हर एक बच्चे में थोड़ी-सी रेसिडुअल हियरिंग जो बोलते हैं कि थोड़ी-सी सुनने की क्षमता तो ज़रूर होती है। जो हियरिंग एड्स है, वो थोड़ी बड़ी होके एम्प्लीफाई होके आपके बच्चा सुन सकता है, तो उसको आवाज़ की पहचान होती है। दूसरा ये होता है कि बच्चे को दोनों कान में जब आप हियरिंग एड लगाते हो, तो उसको आदत सी हो जाती है कि यस मुझे कुछ पहनना है। उसका जो वज़न है कान के ऊपर, जो आवाज़ है, सभी से उसको एक पहचान हो जाती है। इसमें माता-पिता का भी पहचान हो जाता है, जो डिवाइस यूज़ करते हैं, भले हियरिंग एड हो उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसकी बैटरीज़ कब बदलनी है, उसको कैसे पहनाना है। तो ये एक इनिशियल ट्रेनिंग हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ खुद भी ट्रेनिंग ले सकें। और तीसरी बहुत अहम बात है कि हम छोटे बच्चों के साथ इतनी सारी बातें करते हैं, कभी नहीं सोचते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो जब बच्चे हियरिंग एड लगा लेते हैं, तो हमें एज़ पेरेंट्स हमें कॉन्फिडेंट हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरा बच्चा थोड़ा बहुत सुनने लगता है और हम वो पहचानते भी हैं कि कोई आवाज़ होती है तो हाँ, जो पहले बच्चा नहीं पहचानता था, अब वो करने लगा। लेकिन ये सीमित होगा। ये जो आप प्रोग्रेस अब जे देखेंगे, वो बहुत सीमित है क्योंकि अगर आपका बच्चा
प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, सिवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है उसको, तो उसको हियरिंग एड से इतनी ज्यादा बेनिफिट नहीं होगी। तो थोड़ी समय बाद वो ये जो रिस्पॉन्सेज, ये जो आप उनके रिएक्शंस देखते हो, वो नहीं देंगे, क्योंकि उसको आदत हो जाती है वो सुनने की। तो और इस समय जब वो सुनते हैं, तो आप जितनी भी ढेर सारी बातें करते हो, वो उसके साथ में जुड़ जाती है। जैसे कि डॉक्टर अमित ने बताया कि हम एक नेटवर्क बनाते हैं न्यूरॉन्स का, तो जो हियरिंग एड द्वारा भी वो बच्चे सुनते हैं, वो नेटवर्क की मजबूती हो जाती है और बच्चों को आगे चल के सुविधा हो जाती। मतलब संक्षिप्त में, श्रवण यंत्र पहनने से बच्चे को कई फायदे हो सकते हैं और इसकी मदद से बच्चे का इम्प्लांट होने के बाद आवाज की दुनिया में होने वाला सफर काफी आसान हो सकता है। फातिमा, इस कार्यक्रम में उपस्थित कई परिवारों ने श्रवण यंत्र तो देखा है, पर वे कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में काफी संक्षिप्त में जानते हैं और इसे देखने का उन्हें कभी अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या आप उन्हें कॉक्लियर इम्प्लांट के कंपोनेंट्स दिखा सकती हैं? कॉक्लियर इम्प्लांट के दो हिस्से हैं। ये एक तो है अंदरूनी जो इम्प्लांट, जो सर्जन ऑपरेशन के वक्त बच्चे के कान के कॉक्लियर के अंदर लगाते हैं। ये बहुत सा महीन है, ये हिस्सा कॉक्लियर में जाता है और ये जो हिस्सा है, ये बच्चे के सर के ऊपर चमड़ी के नीचे लगाया जाता है द टाइम ऑफ सर्जरी। और ये जो दूसरा हिस्सा है, ये स्पीच प्रोसेसर है। स्पीच प्रोसेसर में भी एक चुंबक होता है इंटरनल इम्प्लांट में, जो मस्तिष्क पे रहता है, और ये प्रोसेसर में भी एक चुंबक रहता है कॉइल के ऊपर। तो जब बच्चा बाहरी तौर पे ये प्रोसेसर पहनता है, तो ये बाहरी चुंबक अंदर के चुंबक से चिपक जाता है इस तरह से, और ये बच्चा ये कान के ऊपर ऐसे ये प्रोसेसर पहन, तो अंदरूनी इम्प्लांट अंदर है और ये बाहर का प्रोसेसर। और बाहर के प्रोसेसर में इसको ये जो चुंबक है जिसको जिसके अंदर ये बैठा हुआ है, वो कॉइल है। इसका एक कॉइल केबल है जो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और ये हमारा साउंड प्रोसेसर। धन्यवाद फातिमा। डॉक्टर अमित किशोर, फातिमा ने हमें कॉक्लियर इम्प्लांट सिस्टम के कंपोनेंट्स दिखाए। क्या आप यहाँ उपस्थित सभी माता-पिता को ये समझने में मदद करेंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट कैसे काम करता है और इससे बच्चा कैसे सुन पाता है? जरूर आशीष जी। तो ये तो आप जान गए कि कॉक्लियर इम्प्लांट के दो भाग होते हैं। तो जो बाहरी भाग होता है, जो प्रोसेसर होता है, उसमें फातिमा जी ने बताया कि एक माइक्रोफोन होता है और प्रोसेसर में एक कंप्यूटर चिप जैसा होता है जिसमें सॉफ्टवेयर लोडेड होता है। तो माइक्रोफोन से आवाज जो है वो कॉक्लियर इम्प्लांट के प्रोसेसर तक पहुंचती है और प्रोसेसर का काम है कि इस आवाज को बिजली में बदलना। तो ये जो बिजली के तरंग है, ये तरंग कॉइल केबल के जरिए ट्रांसमिटिंग कॉइल तक पहुंच जाती है। ट्रांसमिटिंग कॉइल अंदर के रिसीविंग कॉइल से बात करता है, चुंबक से दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो ये बिजली की तरंगे अंदरूनी या इंटरनल कॉइल तक पहुंचती हैं, रिसीविंग कॉइल तक, और उसके जरिए फिर इम्प्लांट के जरिए इलेक्ट्रोड एरे जो हमने कॉक्लियर के अंदर डाला हुआ है, वो जो पतली तारें होती हैं, ये बिजली की तरंग उस इलेक्ट्रोड एरे तक पहुंच जाता है। इलेक्ट्रोड एरे जो कॉक्लिया में होता है वो नस से सट के जलता है, बिल्कुल नस से करीब होता है। तो क्या होता है कि आवाज बिजली में बदलती है प्रोसेसर में। ये आवाज जो बिजली में बदल गई, बिजली की तरंगे इम्प्लांट तक पहुंचती है और इलेक्ट्रोड एरे के जरिए सीधे नस को प्रभावित करता है, और ये नस फिर इस आवाज को सीधे श्रवण केंद्र, दिमाग में जो श्रवण केंद्र है, वहां तक पहुंचाता है। इस जरिए हम कॉक्लियर इम्प्लांट से आवाजें सुन सकते हैं। मतलब कॉक्लियर इम्प्लांट सिस्टम का बाहरी प्रोसेसर हमारे कान की तरह ही कार्य करता है, जबकि अंदरूनी इम्प्लांट आवाज को कान की नस तक ले जाता है, जो इसे हमारे दिमाग तक पहुंचाती है और हम आवाज को सुन पाते हैं। डॉक्टर किशोर, यहाँ उपस्थित कई माता-पिता ये चाहते भी हैं कि उनके बच्चे दोनों कानों से सुने और वो चाहते हैं कि दोनों कानों का इम्प्लांट एक साथ कराएं।
हालांकि वे एक कान का इम्प्लांट तुरंत करा सकते हैं, जबकि दूसरे कान का इम्प्लांट कराने में उन्हें समय लग सकता है। ऐसे परिवारों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी आशीष जी, देखिए जल्द से जल्द इम्प्लांट कराने का लाभ दूसरे कान पे भी लागू होता है। और छोटी उम्र में दोनों कानों से सुनना ये जरूर फायदेमंद होता है। और दोनों कानों से सुनना हमेशा एक कान से सुनने से बेहतर जरूर है, लेकिन पूरी तरह ना सुनने से बहुत ही अच्छा है कि बच्चा एक कान से तो सुने। तो इसीलिए कम से कम एक कान में कॉकलियर इम्प्लांट जल्द से जल्द कराएं। दोनों कानों के लिए इंतजार करते करते ऐसा ना हो कि आपके बच्चे का कीमती समय गंवा जाए। तो इस विषय में आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो पेरेंट्स, जैसे हमें डॉक्टर अमित किशोर ने बताया कि दोनों कानों का इम्प्लांट कराना यह सर्वोत्तम स्थिति है, पर किसी कारणवश अगर आप दोनों कानों का इम्प्लांट एक साथ नहीं करा सकते, तो समय रहते ही कम से कम एक कान का इम्प्लांट जरूर कराएं। ध्यान रखें, गुजरता हुआ हर पल आपके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल डॉक्टर अमित किशोर और फातिमा, आप दोनों के लिए है। हर माता पिता का उद्देश्य अपने बच्चे के लिए हमेशा सर्वोत्तम चीजें करना ही होता है। कॉकलियर इम्प्लांट करते वक्त भी वे यही चाहते हैं। कई माता पिताओं को यह सवाल होता है कि कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो बेस्ट सर्जन कौन है, बेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट कौन है, बेस्ट थेरेपिस्ट कौन है, और उन्होंने बेस्ट कॉकलियर इम्प्लांट कंपनी का चयन कैसे करना चाहिए। तो फातिमा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पर आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को श्रवण दोष है, तो सबसे अहम जल्दी कीजिए, एक्ट नाउ। और कैसे? पहले तो हम अपना खुद का रिसर्च करेंगे। आप ये सफर में अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे दूसरे पेरेंट्स भी ये सफर से गुजर चुके हैं। तो आप एक नेटवर्क से पता लगा सकते हो कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। अगेन कॉशन इज, आप ज्यादा वक्त नहीं गवाओगे। और कौन सी कंपनी का चयन करना, आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे। आपको क्या चाहिए, आपके बच्चे के लिए आपको क्या बेस्ट लग रहा है। इस प्रकार से अगर आप तय कर सकते हैं और जल्दी, तो आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा और इमीडिएटली उसको मदद कर सकते। धन्यवाद फातिमा। डॉक्टर अमित किशोर, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? देखिए अश्विन जी, ये जाहिर है कि हम सब अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं। बेस्ट का जिक्र हुआ है, हम सब चाहते हैं कि सबसे उम्दा, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हो। तो जैसे फातिमा जी ने बताया, यहाँ जरूर अपना आप रिसर्च करिए। आप देखिए कि आपके आसपास क्या स्थितियां हैं, चिकित्सक कौन है, और अपनी छानबीन करिए। लेकिन आप ये प्लीज समझिए कि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। इसको आप रिसर्च प्रोजेक्ट ना बनाएं। ये ना हो कि रिसर्च करते करते आप कई महीने या साल गंवा बैठे। तो जैसे हमने बताया है और फातिमा जी ने भी बताया है, समय बहुत जरूरी है। तो जरूर आप पता करिए, आप अपना रिसर्च करिए, आप छानबीन करिए, आप एक अच्छे चिकित्सक के टीम के बारे में जाने। आपके बच्चे का भविष्य उनके हाथों में है। आप अच्छा इम्प्लांट चुनिए जो आपके लिए सही लगता है, लेकिन इन सब चीजों में समय ना गवाएं। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत समय निकल गया तो इन सब चीजों के मायने जो है वो बहुत कम रह जाते हैं। तो तुरंत आप ट्रीटमेंट कराएं और तुरंत इस पे अमल करें। यही मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ उपस्थित सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है कि सर्वोत्कृष्ट ढूंढने में अपना समय ना गंवाएं। आपके बच्चे के लिए कॉकलियर इम्प्लांट में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि हम उसका इम्प्लांट कितने कम उम्र में कराते हैं। इसी का उसके सुनने की शक्ति पर सर्वाधिक परिणाम होगा। इसलिए हर मुमकिन कोशिश करें कि हम अपने बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट जल्द से जल्द कराएं। धन्यवाद डॉक्टर अमित किशोर और धन्यवाद फातिमा जगमग। आपने हर सवाल का उचित और संतोषजनक उत्तर दिया। मुझे पूरा यकीन है
कि यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स को उनके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर यह सारी जानकारी देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद आशीष।